तो इसका मतलब है कि ये जेपेलिन भी है और नहीं भी। मुझे आदेश दें। हम सभी को बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। प्रसिद्ध यात्री आपके पास आए थे और हम पहले से ही इस अनुभव के साथ जेपेलिन को तेजी से बनाने की योजना बना रहे हैं। सभी को नमस्कार। आप नई पीढ़ी के जेपेलिन चैनल पर हैं। आपके साथ हैं यूलिया शिश्किना। ये फिर से एक पॉडकास्ट है और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें सच में चौंका दिया है, क्योंकि हम अभी भी पारंपरिक जेपेलिन से उबर नहीं पाए हैं और वह एक स्थापित स्क्रिप्ट पर नहीं गए। वह वैकल्पिक जेपेलिन का आविष्कार और निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आयरोनोवा वैज्ञानिक दिमित्री सेर्गेविच खमेल। नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। स्वाभाविक रूप से मैं तुरंत सवाल पूछूंगा, पारंपरिक जेपेलिन आपको क्यों पसंद नहीं आए? तो आप जानते हैं, जब हम जेपेलिन पर काम करते हैं हम हमेशा उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो उन्हें बहुत सुधारना चाहते हैं वे स्ववेई के गैर पारंपरिक जेपेलिन का आविष्कार करते हैं जो जेपेलिन और विमान के कार्यों को मिलाते हैं। हम हमेशा लगातार सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में शरीर पर वायुगतिकीय बल उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जेपेलिन में एक काफ़ी बड़ा आवरण होता है। इसके पास काफ़ी अच्छे, कहने के लिए वास्तव में अच्छे वायुगतिकीय गुण हो सकते हैं। तो इसका उपयोग अधिक लदान लेने के लिए, इसलिए और अधिक प्रभावी तरीके से, तदनुसार प्रति इकाई मात्रा में अधिक प्रभावी होगा। ये वास्तव में जेपेलिनों को मूल रूप से अनुमति देगा, और कई प्रोजेक्ट वर्तमान में विकसित किए जा रहे हैं जिन पर काम चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ न तो पहला हूँ और न ही आखिरी। मैं यहाँ थोड़ा खड़ा हूँ जो जेपेलिनों को तेजी से उड़ने, अधिक लदान लेने और साथ ही उन सभी लाभों का आनंद लेने की अनुमति देंगे। ये नई तकनीक जेपेलिनों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी, जिससे वे अधिक कुशल और सुरक्षित बनेंगे। इसके अलावा यह जेपेलिनों की सुरक्षा और स्थिरता में भी सुधार करेगी, जिससे वे अधिक विश्वसनीय बनेंगे। मेरे लिए वास्तव में यह एक झटका था, यह जानकर कि जेपेलिन का निर्माण करने और उन्हें उड़ाने के लिए वही प्रशिक्षण दिया जाता है जो सामान्य विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए होता है। और अब मेरे पास एक सवाल है। आपने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, कृपया, और आप जेपेलिन के निर्माण के लिए और कौन से वैकल्पिक परिदृश्य पेश कर सकते हैं? तो मेरी शिक्षा विमानन से संबंधित है। मैंने मॉस्को एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट से हेलीकॉप्टर निर्माण में स्नातक किया, और मैंने विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों पर भी काम किया है। तो हेलीकॉप्टरों में भी मैंने अधिकतम गति के लिए काम किया है, और कहने के लिए मेरे पास इस क्षेत्र में अपनी कुछ विकास परियोजनाएं हैं जिन्हें मैंने विकसित किया है, और विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। फिर बाद में मुझे जेपेलिनों में वास्तव में काफ़ी रुचि हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जेपेलिनों का निर्माण कर रहे थे, और इसने मुझे भी इन उपकरणों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। क्या मैं गलत हूं अगर मैं कहूं कि अंततः यह शिक्षा है, लेकिन जेपेलिनों के साथ काम करना वास्तव में एक व्यावहारिक कार्य है, यानी कि इसकी कोई गहरी थ्योरी नहीं है। कम से कम यह हेलीकॉप्टरों और विमानों की तरह गहरी नहीं है। या फिर मैं गलत हूँ? ऐसा लगता है कि आप खुद ही इस सब कुछ को काम करते हुए सीख रहे हैं। तो समझिए, वास्तव में हमारे पास कहीं भी ऐसा प्रशिक्षण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है जिससे किसी को जेपेलिन बनाना सिखाया जाए वास्तव में। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो लोग हमारे पास हैं और अन्य देशों में भी जो जेपेलिनों पर काम कर रहे हैं, वे ज़्यादातर लोग विमानन शिक्षा वाले होते हैं, जिन्होंने या तो विमानों या हेलीकॉप्टरों के निर्माण में काम किया है। हालांकि हमारे पास कई लोग हैं जो रॉकेट के क्षेत्र से भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास MVTU नामी बोमान और मॉस्को एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट से सहयोगी हैं। अन्य विशेषज्ञ भी हैं, कहने के लिए गैर विशेषज्ञ, गैर हवाई, वे भी इस काम में किसी न किसी हद तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जेपेलिन निर्माण हमारे देश रूस में
सही मायने में सोवियत काल में शुरू हुआ। जब ज़ेपेलिन निर्माण की स्थापना हुई, वहाँ विशेषज्ञों को तैयार करना शुरू किया गया। तो वहाँ पहले से ही कुछ ज़ेपेलिन थे, लेकिन वहाँ एक पूरा ज़ेपेलिन बेड़ा बनाने की इच्छा थी और तुरंत विशेषज्ञों को तैयार करना शुरू किया गया और लोग वहाँ गए, वहाँ पढ़ाई की और वास्तव में उन्हीं से उन समूहों का निर्माण हुआ जिन्होंने युद्ध से पहले ज़ेपेलिनों का डिज़ाइन और निर्माण किया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई संगठनात्मक संरचनाएं सचमुच नहीं हैं। लेकिन इसके बजाय कह सकते हैं कि सभी सवालों की समझ काफ़ी विस्तृत है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे विशेषज्ञों और मैं भी कि हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है। हम बस ऐसे ही कुछ लेकर और बना रहे हैं। बिल्कुल, किताबें हैं, बहुत सारी किताबें 30 और 40 के दशक में लिखी गई थीं। तब अत्यधिक गंभीर वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने कई पाठ्यपुस्तकें लिखीं और वास्तव में वायुगतिकी, गतिशीलता और ज़ेपेलिनों के निर्माण पर कई शोध किए। तो हम इस पर निर्भर करते हैं आधुनिक लोगों पर जो भी इस पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि किसी भी विशेषता में होता है विमान और अंतरिक्ष यानों का डिज़ाइन करना। मैं उदाहरण के लिए अभी इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। डिज़ाइनर होते हैं और निर्माता होते हैं, यानी सामान्यतः बस सिद्धांतकार होते हैं, लेकिन सिद्धांतकार वह डिज़ाइनर के करीब होता है। बेशक, हालांकि वह अक्सर सभी पहलुओं पर विचार करता है और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विषय पर किताबें लिखी हैं। आप वास्तव में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों को बहुत पसंद करते हैं। एक नौसिखिए को समझाइए, एरोस्टेट और स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण में क्या अंतर है? मैं ऐसा कहूँगा कि वास्तव में कोई भी प्रकार का उपकरण जो स्ट्रेटोस्फेयर में तैरता है, वह हमारे यहाँ इन परिस्थितियों में तैरने वाले उपकरण की तुलना में उतना ही अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ घनत्व सामान्यतः कम होता है और यह अधिकतर सच है। तो अगर वहाँ उदाहरण के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में घनत्व 20-30 गुना कम है, तो इसका आकार 20-30 गुना बड़ा होता है। ये एरोस्टेट्स और ज़ेपेलिनों पर भी लागू होता है, जो भी स्ट्रेटोस्फेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वहाँ नियंत्रित उड़ान की जा सके ज़ेपेलिनों का उपयोग करते हुए। अगर बस वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में तैरना है तो इसे एरोस्टेट कहा जाता है। ये एक स्थिर उपकरण है जो बस लटका रहता है। और उनके निर्माण के मामले में वे कैसे भिन्न हैं? उनमें क्या मौलिक रूप से अलग है? तो ये पूरी तरह से अलग कहने के लिए चीज़ें हैं। यानी एरोस्टेट बस एक आवरण है जिसके नीचे एक भार बंधा होता है। ज़्यादातर यह गोलाकार आवरण होता है, कभी कभी यह बूंद के आकार का या नाशपाती के आकार का भी हो सकता है, क्योंकि यह सबसे सुविधाजनक होता है। ज़ेपेलिन के निर्माण में और ज़ेपेलिन को अधिक प्रभावी ढंग से तैरने के लिए इसे गोलाकार आकार देने के बजाय एक लंबी सिगार जैसी आकृति देने की कोशिश की जाती है ताकि यह नियंत्रित उड़ान कर सके। इसके अलावा इसकी संरचना को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह हवा में अधिक समय तक टिक सके ताकि यह अधिक स्थिरता और नियंत्रण के साथ उड़ सके। तो यह ऐसा है जैसे, नहीं जानता, शायद पनडुब्बी ज़ेपेलिन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी यह अपने आप को स्टीयरिंग से निर्देशित करता है और मोटरों की मदद से किसी न किसी दिशा में तैरता है। सामान्यतः यह क्षेत्र अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच है। यह नियर स्पेस, जिसे कहा जाता है, उपकरण है। तो ये सवाल वे तकनीकी रूप से हल हो चुके हैं, इनके साथ चलना। मैं चाहता था कि यह अनियंत्रित गति, जो कि ऐसे एरोस्टेट्स के लिए मुख्य रूप से गोलाकार होती है, यानी यह काफ़ी अच्छी तरह से पूर्वानुमानित होती है। बहुत से लोग वास्तव में इसे पूरी तरह से नियंत्रित गति में बदलना चाहते हैं
और यह केवल नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जेपेलिन केवल हवा की एक खिलौना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे किसी विशेष क्षेत्र में सही तरीके से लगातार रहना चाहिए, और तदनुसार वह तब सभी उन कार्यों को कर सकेगा जो, उदाहरण के लिए, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से विशाल दूरी पर करते हैं। वह 20 या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ कार्य कर सकेगा। ये बहुत दिलचस्प है, इसलिए इन परियोजनाओं पर बहुत ध्यान दिया गया और उन पर काफ़ी बड़े संसाधन आवंटित किए गए। इस क्षेत्र में व्यावसायिक परियोजनाएं इतनी अधिक नहीं हैं। अब व्यावसायिक परियोजनाएं सामने आ रही हैं, तो वे हमेशा किसी न किसी हद तक कुछ व्यावसायिक परियोजनाएं रही हैं। ज़्यादातर ये सरकारी कार्यक्रम थे। जैसा कि कहा जाता है, इस क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है। लगभग सभी देशों ने इस क्षेत्र में कुछ न कुछ किया है। चीन के संबंध में बहुत कुछ हो रहा है। यूरोप के कई देश भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वहाँ ताली सालेन नामक एक सौर ऊर्जा पर आधारित स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन जेपेलिन परियोजना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अब एक निजी स्टार्टअप ने वास्तव में स्ट्रेटोस्फीयर में सौर ऊर्जा से चलने वाला जेपेलिन उठाया है, और निश्चित रूप से यह सीमा अंतरिक्ष के स्तर पर सामग्री, पावर प्लांट और सौर पैनल के लिए बहुत उच्च मानक निर्धारित करती है। ये सब कुछ सबसे उन्नत और अत्यधिक परिष्कृत स्तर पर होना चाहिए, ताकि यह उपकरण एक ही बिंदु के ऊपर बहुत लंबे समय तक रह सके, क्योंकि उसे तब उस हवा को पार करना होगा जो उस पर धीरे धीरे बह रही है। और वास्तव में यह बहुत मुश्किल है इसे लागू करना। यह एक ऐसा रोकने वाला कारक था। इसलिए गूगल लून परियोजना में बहते एरोस्टेट्स के प्रबंधन पर बहुत ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए, ये एरोस्टेट इंटरनेट वितरित कर रहे थे। यह एरोस्टेट्स के लॉन्च का एक नेटवर्क था। वे वहां लगातार तैरते रहे, लगभग 1 साल तक आसमान में रहे, लेकिन वे ऊंचाई के हिसाब से नियंत्रित किए जा सकते थे। और वे गैस नहीं खोते थे। वे बिना बैलास्ट के थे। बिना बैलास्ट के, कुछ बैलास्ट था, लेकिन वे गर्म होने पर गैस नहीं खोते थे। उनके पास एक मजबूत आवरण था और वे ऊंचाई बदल सकते थे वातावरण से हवा को आवरण के अंदर भरकर। इस प्रकार वे पूर्व की ओर ले जाने वाली धारा से पश्चिम की ओर ले जाने वाली धारा में स्थानांतरित हो सकते थे और 1 घंटे के भीतर ऐसे मैन्यूवर कर सकते थे। ऐसे एरोस्टेट अब, उदाहरण के लिए, मान लीजिए मॉस्को के क्षेत्र में, मॉस्को क्षेत्र के भीतर लटक सकते हैं। वे तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं बहा दिया जाता। वे बिना इंजन के करते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग तैरने, एरोस्टैटिक बल को बदलने के लिए किया जाता है ताकि ऊंचाई को बदल सके। तो अगर हम ऐसे छोटे एरोस्टेट को एक छोटी पावर प्लांट से लैस करें, तो हम इसे किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रख सकेंगे, लेकिन केवल तब जब वहाँ ये विपरीत धारा हो। लेकिन यह हमेशा नहीं होता। लेकिन दुनिया के कुछ क्षेत्रों में यह वास्तव में काफ़ी बार मिलता है, इसलिए वहाँ आप इसे लगभग लगातार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कहने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। इस विषय पर प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा रुचि निश्चित रूप से पूरी तरह से नियंत्रित जेपेलिन है। बस मैं ये पूछना चाहती थी, क्या वह वास्तव में आएगा जिस पर एक नियंत्रित विश्व यात्रा की जा सके, जहाँ चाहें तैरें, जितना चाहें ऊंचाई पर, किसी को परेशान किए बिना सब कुछ देख सकें। ऐसा लगता है, और क्या चाहिए। हम वहाँ खुद भी होना चाहेंगे और यात्रियों को भी बैठाना। लेकिन ये जो मैंने फ्योदोर खोडनिकोव को प्रस्तावित किया, आपको इंटरव्यूअर की जरूरत नहीं है। आपके पास लगातार विषय हैं, आप खुद ही जवाब देते हैं। वास्तव में यह शानदार है। तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, है ना? तो नियंत्रित कब होंगे?
तो उदाहरण के लिए एक और क्षेत्र है जिसमें कई लोग लगे हुए थे और मैंने भी इस पर कुछ ध्यान दिया है। वह है सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान जो भी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ सकते हैं और वे भी जेपेलिन की तरह उड़ सकते हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। यह इस क्षेत्र में दो प्रतिस्पर्धी दिशाएं हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान और जेपेलिन दोनों का विकास किया जा रहा है। दोनों के लिए बड़े बजट आवंटित किए जा रहे हैं जिसमें निजी धन भी शामिल है। विमानन के लिए कई स्टार्टअप हैं। अधिकतर विमान अक्सर दुर्घटनाओं के कारण असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत हल्के होते हैं और हवा के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि इस संदर्भ में जेपेलिन अधिक स्थिर होता है। यह निश्चित रूप से नहीं गिरेगा, लेकिन इसे उड़ा लिया जा सकता है। और अब विमान पहले से ही ऐसा है फिर इसका विकास अब दूसरे दशक में है और यह लगभग 1 महीने से लगातार स्ट्रेटोस्फीयर में है। एक महीने तक रह सकता है। इसकी उड़ान अवधि की सटीक भविष्यवाणी मुश्किल है। नियंत्रित जेपेलिन 1 महीने तक रह सकता है। यह छोटी लदान क्षमता ले जाता है, लेकिन यह वास्तविकता है। यही जेपेलिन की स्थिति है। वे भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में निश्चित रूप से ऐसे जेपेलिन आएंगे और ये भी बहुत दिलचस्प होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभदायक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यानी जैसे कि हर नई चीज, अगर ये वास्तव में संभव है तो निश्चित रूप से इसके कुछ अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए यह कदम उठाना ज़रूरी है और इस विमान में सभी बेहतरीन तकनीकों का उपयोग किया गया है। फोटोवोल्टाइक, संरचनात्मक सामग्री। हम एक ऐसे पायलट जेपेलिन के निर्माण की भी कल्पना कर रहे हैं जो वास्तव में पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा और इसे आसानी से संचालित किया जा सकेगा। वहाँ बहुत मजबूत आवरण होने चाहिए, बहुत मजबूत सामग्री होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी ऊर्जा प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए जो इसे नियंत्रित करने की अनुमति देगी। ये सब कुछ कहने के लिए अग्रणी स्तर पर होना चाहिए। तो हमारे पास अपने सिर से ऊपर कूदने और अपने बालों से खुद को उठाने का थोड़ा मौका है। हमें अपने बालों से उठने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हीलियम है जो खुद ही हमें हीलियम उठाता है। बस हमें उस जगह पर बने रहना है जो हमें चाहिए या नियंत्रित होना है। और इस दौरान हम निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करने और पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ईंधन भी ले सकते हैं, यानी यह भी एक विकल्प है। और इन ऊंचाई वाले जेपेलिनों की लदान क्षमता निश्चित रूप से विमानों की तुलना में बहुत अधिक है। बस अगर हम एक ऐसा विमान डिज़ाइन कर रहे हैं जो उन ऊंचाइयों के लिए तुलनीय हो, तो उसका आकार जेपेलिन से भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बड़े पंख की आवश्यकता होती है। ठीक है, जेपेलिन से बड़ा नहीं, लेकिन इस विमान का आकार वास्तव में निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर होना चाहिए। क्या स्ट्रेटोस्फीयर में हीलियम को किसी तरह उत्पन्न करना संभव है? कुछ और उत्पन्न करना बेहतर है क्योंकि हीलियम थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है और हीलियम के बजाय हम अन्य उठाने वाले गैसों का उत्पादन कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन स्रोतों से रासायनिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे स्ट्रेटोस्फीयर के गुब्बारों एरोस्टैट्स के लिए अक्सर हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह काफ़ी सुरक्षित है। केवल भरने के समय यह कुछ खतरा पैदा करता है, फिर ये उड़ जाता है और अलविदा, किसी को परेशान नहीं करता। तो हाँ, हम हाइड्रोजन को बोर्ड पर उत्पन्न कर सकते हैं और इसे आवरण को भरने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तैरने की क्षमता को बदलने के लिए शायद अन्य तरीकों का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा बिना गैस उत्पन्न किए। और गैस से भरना निश्चित रूप से वास्तव में एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, यानी
आप बस बैलास्ट गिरा सकते हैं और तैरते रह सकते हैं, या आप उसे गिराने से पहले, उदाहरण के लिए, सिलेंडरों से कुछ मात्रा में हीलियम निकाल सकते हैं या रासायनिक तरीके से हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं। हम आवरण को भर सकते हैं। इसके अलावा हम बैलास्ट को गिराकर भी लंबे समय तक तैरते रह सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल एक दिन के लिए बल्कि कई कई दिनों तक जारी रह सकती है। इस तरह हम बिना रुके और बिना किसी बाधा के लगातार तैरते रह सकते हैं, जिससे हमारी यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाती है। अगर हम आवरण को भरते रहेंगे तो हम वहाँ आसमान में और भी लंबे समय तक रहेंगे। हाइब्रिड उपकरणों का विचार, जो कि वैकल्पिक जेपेलिन है, दरअसल इस बात में है कि एक अधिक बहुउद्देशीय उपकरण हो जिसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके, या बस इसलिए क्योंकि यह अधिक दिलचस्प हो गया है। तो एक पारंपरिक जेपेलिन है जो अब 300 साल पुराना है और यह सभी के लिए संतोषजनक है। सभी इसके लाभों को अच्छी तरह समझते हैं और हम ऐसे ही जेपेलिन बनाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुकते। आप वास्तव में आयरनोवा में, जैसे कि आपने पहले किसी अन्य कंपनी में किया, संभावित, वैकल्पिक और अत्यधिक अनोखे और विचारशील विचार और समाधान पेश करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? मैं दरअसल पारंपरिक जेपेलिन पर भी काम कर चुका हूँ और अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, सामान्य प्रकार के विभिन्न विभागों में, यानी मुख्य रूप से रूपरेखा और परियोजना संबंधी सवालों पर, जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ निर्माण भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता हूँ। हाँ, चूंकि इस मामले में कुछ निश्चित प्रगति हुई है, एक निश्चित इच्छा भी है, और मैं मानता हूँ कि अब प्रौद्योगिकियों और उड़न यंत्रों में बहुत कुछ बदल गया है और हम ऐसे समाधान पेश कर सकते हैं जो जेपेलिन को बेहतर बनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि तकनीकी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों ने हमें नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया है, विशेष रूप से उड़न यंत्रों के क्षेत्र में। जेपेलिन, जो एक समय में एक प्रमुख परिवहन साधन था, अब नई तकनीकों के साथ और भी बेहतर क्या? अधिक तेज, भार उठाने में अधिक सक्षम, अधिक सुरक्षित और टिकाऊ। किस संदर्भ में बेहतर? यह सवाल अक्सर उठता है जब हम विभिन्न विकल्पों की तुलना करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बेहतर का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। यहाँ मैं यह कहूँगा कि पारंपरिक जेपेलिन के बारे में बात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि वे न केवल हमें संतोष देते हैं, बल्कि हमारे लिए एक भरोसेमंद साधन भी हैं। हम उन पर बहुत भरोसा करते हैं और उम्मीद करते थे कि वे सफलतापूर्वक उड़ान भरेंगे और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन वे कुछ संचालन संबंधी सीमाओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि उनके आकार की सीमाएं, जो उनके उपयोग को प्रभावित करती हैं। तो ये बहुत बड़े उपकरण थे और किसी एक समय पर उस चरण में अर्थव्यवस्था शायद उनके लिए अनुकूल नहीं थी और इस नतीजे पर पहुंचे कि हम ऐसे जेपेलिन का संचालन नहीं कर सकते। И пришли к выводу, что вот мы не можем эксплуатировать такие вот дирижабли. Поэтому и इसलिए इन हाइब्रिड प्रकार के जेपेलिनों की मदद से, जो काफ़ी गंभीर बल उत्पन्न कर सकते हैं, वे भार उठाने में सक्षम हैं। достаточно серьезные усилия двигателями могут поднимать грузы। हम उन चीज़ों को हल करेंगे जिन्हें आमतौर पर जेपेलिन के लिए करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पारंपरिक आकार का जेपेलिन, वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा भार उठा सकता है, लेकिन उसे बस उठाकर छोड़ नहीं सकता। उसे इस भार के बजाय कोई और भार लेना होगा, क्योंकि यह उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा, और उसे संतुलित रहना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को सही ढंग से कर सके। और हाइब्रिड जेपेलिन, वह वास्तव में अपने अधिकांश या काफ़ी बड़े हिस्से के भार को, वास्तव में अधिकांश परियोजनाएं यह मानती हैं कि वह सभी भार को इंजनों की शक्ति और वायुगतिकी की महत्वपूर्ण मदद से उठाता है। यह इसे बिना बैलास्ट के संचालित करने की अनुमति देता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, वास्तव में भार का द्रव्यमान उसके आकार के हिसाब से अधिक है, और
तदनुसार जेपेलिन का प्रतिरोध उपयोगी भार के द्रव्यमान के हिसाब से कम है, लेकिन इस भार को उठाना आवश्यक है, यानी एक ऐसी अनुकूल आकृति बनानी होगी जो इसे वायुगतिकीय रूप से संतुलित कर सके। उदाहरण के लिए हमारे जेपेलिन में उनका भार लगभग 10% 10 तक होता है। वे ईंधन लेते हैं, इसे उठाते हैं, इसे उड़ान के दौरान पंखों से उठा सकते हैं और उड़ान में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार जेपेलिन कम से कम हवा से हल्का नहीं होता। इसे बस इंजन बंद करके या इंजन की शक्ति को कम करके नीचे आना आसान होता है। जेपेलिन के संचालन के लिए विशेष तकनीक और सावधानी की आवश्यकता होती है। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में जेपेलिन को बेहतर बनाने के मामले में मुझे केवल यही चीज़ नहीं आकर्षित करती। मैं वास्तव में कभी नहीं सोचता था कि मैं जेपेलिन के साथ काम करूँगा, क्योंकि उस समय ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था और जेपेलिन का निर्माण नहीं हो रहा था। सही कहा, मैंने देखा कि एक छोटा जेपेलिन तैर रहा है। मैंने इसे देखा, ये मुझे वास्तव में रुचिकर लगा, सचमुच प्रेरित किया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इस बारे में सोचने लगा कि जब मैं ऐसे अद्वितीय उपकरणों के बारे में सोचता हूँ तो वे कैसे उड़ते हैं, और यह कि इन उपकरणों में वायुगतिकीय उठाने की शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, विचारशीलता, यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, पंखों से बल उत्पन्न करने और ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप बस आवरण में वायुगतिकीय शक्ति को बदल सकते हैं, जैसे कि आवरण में गैस को गर्म करके, और यह बहुत अधिक भार उठाएगा। और ये भी अब कई परियोजनाओं में विचार किया जा रहा है और पहले भी किया गया था। मैंने ऐसे परियोजनाओं पर काम किया है, उन उपकरणों पर जो उपकरण की तैराकी को बदलने के तरीकों पर, जो कि वास्तव में पारंपरिक जेपेलिनों पर भी लागू किया जा सकता है। वास्तव में तैराकी में बदलाव हाइब्रिड जेपेलिनों पर भी और भी लागू किया जा सकता है। वास्तव में ये बदलाव और भी प्रभावी हो सकता है। तो कुछ पहलू हैं जिनसे वे लोग जो जेपेलिन के डिज़ाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं परिचित हैं, और ये पूरी दुनिया में इस तरह या उस तरह से शोधित और विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, गर्मी के माध्यम से उठाने की शक्ति को बदलने के तरीके ये लंबे समय से ज्ञात हैं। और फिर मोंगोल्फिये उड़ान भरने लगे। ये बस हवा को गर्म करने का मामला है। हाँ, मोंगोल्फिये भाई, लेकिन अगर हम हीलियम को गर्म करेंगे तो उठाने की शक्ति में बदलाव बहुत अधिक होगा। इसके अनुसार रोजियर नामक एक उपकरण है जो इसके आविष्कारक के नाम पर रखा गया है, जिसने ऐसा पहला उपकरण बनाया। इसके पास एक संयुक्त आवरण था जिसमें गैस, हाइड्रोजन और गर्म हवा थी। इसे रोजियर कहा जाता है, लेकिन हम निश्चित रूप से हाइड्रोजन के साथ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षित हीलियम का उपयोग कर रहे हैं। वैसे चलिए एक बार और हमेशा के लिए, ताकि सभी प्रकार की भ्रांतियों को पूरी तरह से दूर किया जा सके, हम ये विस्तार से स्पष्ट कर दें कि हाइब्रिड उपकरण क्या है, इसमें क्या शामिल है, यह हाइब्रिड क्यों है, थोड़ा और। तो हाइब्रिड शब्द का मतलब है कि यह कुछ अन्य उपकरणों के कार्यों को मिलाता है, यानी यह एक जेपेलिन और एक गैर जेपेलिन दोनों है। इसलिए यह या तो एक हवाई जहाज जेपेलिन का हाइब्रिड है या एक हेलीकॉप्टर जेपेलिन का। तो मेरी समझ के अनुसार जो चीज़ मुझे वास्तव में दिलचस्प लगती है वह ये है कि मैं इसे वास्तव में हाइब्रिड नहीं कहूँगा। ये एक ऐसा उन्नत जेपेलिन है जो हवाई जहाज की तरह नहीं है। ये बस, हाँ, इसका ढांचा वायुगतिकीय आकृतियों से बना है, जिससे ये बड़ी उठाने की शक्ति उत्पन्न कर सकेगा। क्योंकि जेपेलिनों के व्यास का माप, उनके आकार वास्तव में इतने बड़े होते हैं कि वे समान लोड कैपेसिटी वाले हवाई जहाज के पंखों के फैलाव के साथ तुलनीय होते हैं, जैसे कि और भी।
तो कहने का मतलब है निश्चित रूप से पंखों का फैलाव अधिक है, लेकिन जेपेलिन की लंबाई कई गुना अधिक होती है जो समान लोड कैपेसिटी वाले हवाई जहाज़ों की तुलना में होती है। और इसलिए वास्तव में यहाँ तक कि एक पारंपरिक जेपेलिन भी बड़ी गति पर वह आसानी से सभी भार को जिसे वह उठाता है वायुगतिकीय रूप से उठाता है। वह इसे गति पर उठा सकता था, लेकिन उसे कम गति पर भी काम करना आवश्यक है। उसे स्थिर रहना है, उसे लोड उतारना है, डुबकी लगानी है, कहीं पर लंगर डालना है। इसलिए सामान्य जेपेलिन वायुगतिकीय रूप से संतुलित होते हैं, और यह वास्तव में वायुगतिकीय रूप से संतुलित होना अद्भुत है। कुछ कार्यों के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपको बहुत लंबे समय तक हवा में रहना है तो इन उद्देश्यों के लिए, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुगतिकीय रूप से संतुलित होना बेहतर है। हालांकि ऊंचाई वाले जेपेलिनों के लिए भी कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां उन्हें इस योजना के अनुसार बनाया जा सकता है, क्योंकि यह, जैसे उदाहरण के लिए, गति बढ़ाने की अनुमति देता है। मुझे एक और चीज में भी रुचि है। कृपया इसके कार्य करने के तंत्र के बारे में समझाएं। यानी हमें बताया गया था कि जेपेलिन हवाई जहाज से इस मायने में अलग है कि यह बस ऊपर उठता है, इसे गति की आवश्यकता नहीं होती, और यह शायद जेपेलिन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को भी अधिक संकुचित बनाता है। अगर हवाई जहाज को लंबी उड़ान पट्टी की आवश्यकता होती है तो जेपेलिन को नहीं, वह बस ऊपर उठता है। और हाइब्रिड जेपेलिन को, क्या उसे भी कुछ समय तक क्षैतिज रूप से गति पकड़नी होती है, या यह जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं। कौन से विकल्प हैं? तो एक विकल्प है कि बस जेपेलिन के पंखों को मोड़कर आवश्यक भार उठाया जाए और उड़ान के दौरान जेपेलिन के ढांचे पर वायुगतिकीय उठाने की शक्ति बनाई जाए। इसके पूंछ पर, इसके ढांचे पर पूरी तरह से उठाने की शक्ति बनाई जा सकती है। लेकिन वास्तव में एक सामान्य पारंपरिक जेपेलिन के लिए, जो वह पंखों से उठाता है, उस भारी भार को सही तरीके से संतुलित करने के लिए उसे काफ़ी तेज़ उड़ान भरनी होती है, और इसके लिए वास्तव में बड़ी लागत की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सही समझ में आता है कि आवरण को वायुगतिकीय आकार में बनाया जाए ताकि यह सामान्य सिगार से बेहतर उठाने की शक्ति उत्पन्न कर सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें थोड़े छपटा बनाया जाता है। कुछ परियोजनाओं में तो उन्हें पूरी तरह से छपटा बना दिया जाता है। लेकिन इससे ये होता है कि जेपेलिनों में बहुत अधिक वायुगतिकीय उठाने की शक्ति होती है, और ये उन्हें ज़मीन के करीब अस्थिरता की ओर ले जाता है और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। ये एक मध्यवर्ती समाधान है, जब यह वास्तव में एक सिगार के करीब का शरीर है, लेकिन फिर भी इसका आकार पंख जैसा है। तो इसका मतलब है पंख की थोड़ी लंबाई। इस पर इस शरीर का प्रतिरोध लगभग पारंपरिक जेपेलिन के समान है। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके पास बड़ी वायुगतिकीय शक्ति है, यानी इसका जेपेलिन का गुण बेहतर है, और ये जेपेलिन ये भार को पहले से ही गति पर ले जा सकता है, जैसे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका मतलब है उसे 100 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए मैदान पर दौड़ना आवश्यक है। फिर वह इस भार के साथ उड़ान भरता है। लेकिन चूंकि जेपेलिन बहुत बड़ा है, जब मुझे वास्तव में ऐसा कार्य दिया गया तो मुझे बस एक परियोजना कार्य दिया गया। शुरुआत में हमने सोचा कि हाँ, हम थोड़ा दौड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह उड़ते हैं, यानी जेपेलिन का आकार आधा है, लेकिन ये उतना ही भार उठाता है जितना बड़ा जेपेलिन बड़े आकार का, लेकिन इसे गति भी पकड़नी होगी। तो हमने वायुगतिकीय आकार बनाया, गणना की, लेकिन ये पता चलता है कि इस पट्टी की लंबाई बहुत बड़ी है, और इसके अलावा इसे हमेशा हवा के खिलाफ दौड़ना आवश्यक है, क्योंकि जेपेलिनों के लिए जब हवा साइड में होती है तो उन्हें मुड़ना मुश्किल होता है, यानी ये बहुत असुविधाजनक है। इसलिए जेपेलिन के लिए सबसे अच्छा है कि वह पंखों से भार को ऊर्ध्वाधर उठाए और फिर उस गति तक पहुंच जाए जहां वह पहले से ही अनुकूल होगा, लगभग 100-150 किमी प्रति घंटे। तो कहने का मतलब है जैसे कि 100 किमी प्रति घंटे की गति पर पारंपरिक जेपेलिन पूरी तरह से काम कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड जेपेलिन की गति थोड़ी अधिक होती है
और ये आमतौर पर 200 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसलिए वे हवा पर अधिकतर कम निर्भर होते हैं। वे तेज़ी से और भी सामान पहुंचा सकेंगे, यानी एक पूर्ण एयरक्राफ्ट की तरह सामान्य जेपेलिनों के बराबर, और निश्चित रूप से वे भी अपनी सही जगह पाएंगे। इस दौरान मुझे लगता है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है और थोड़ा और समय पर सटीक रूप से थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। हम वास्तव में केवल हाइब्रिड जेपेलिनों पर विचार कर रहे हैं। पारंपरिक जेपेलिनों की हमें सचमुच आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक जेपेलिन भी कुछ कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जहां विशेष रूप से गति बढ़ाने की आवश्यकता होती है वहां हाइब्रिड जेपेलिन इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वे आकार में छोटे होते हैं, उनके पास अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली इंजन होते हैं, इसलिए वे बेहतर तरीके से लंगर डाल सकेंगे, ज़मीन पर बेहतर खड़े रह सकेंगे और उनकी बुनियादी ढांचा कम विशाल और अधिक कुशल होगी। साथ ही साथ उनकी बुनियादी ढांचा कम विशाल और अधिक कुशल होगी, जिससे वे और भी बेहतर तरीके से लंगर डाल सकेंगे। हम मूल रूप से इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जब मैं इन पर काम कर रहा था कि उन्हें बिना किसी हैंगर के संचालित किया जाए, जैसे कि हवाई जहाज़। बहुत ही कम जब हैंगर का उपयोग किया जाता है, केवल मरम्मत के काम के लिए, अन्यथा वे बाहर खड़े रहते हैं। इस दौरान निश्चित रूप से पारंपरिक जेपेलिन भी बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसे मस्तूल से लंगर डालने की आवश्यकता होती है और हाइब्रिड जेपेलिनों के लिए हम कुछ लंगर डालने के उपकरणों पर भी विचार कर रहे हैं और यहाँ कुछ हो सकते हैं। जैसे यह ध्यान देने योग्य है कि जेपेलिन के विकल्प जो भी फ्ल्यूगुरेट करता है, बस ये है कि वह नाक के बिंदु के चारों ओर नहीं, जैसे कि नाक के मस्तूल के चारों ओर, बल्कि नाक के लंगर डालने के उपकरण के चारों ओर फ्ल्यूगुरेट कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। मस्तूल पर लंगर डाले जाने के बजाय ये वास्तव में फ्ल्यूगुरेट कर सकता है, उदाहरण के लिए नाक के केंद्र से नहीं, बल्कि नाक के 1/3 हिस्से पर। जब यह फ्ल्यूगुरेट करता है तो ये ज़मीन पर जो जगह घेरता है वह काफ़ी अधिक कम हो जाती है, जैसे कि। तो यही है कि ऐसे हाइब्रिड जेपेलिनों का विकास किस प्रकार होता है, और निश्चित रूप से हम उन्हें एरोनोवा कंपनी में भी देख सकते हैं। हम कुछ अधिक वास्तविक अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इन मुद्दों पर काम कर रहा था तब ये काफ़ी अच्छे से विकसित किए गए थे। ये पूर्ण परियोजनाएं थीं जो पहले से ही परियोजना के रूप में स्केच प्रोजेक्ट के स्तर तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन ऐसे वास्तविक जेपेलिन नहीं थे। इसमें से एक कारण ये भी था कि ये बड़े उपकरण थे। ये उपकरण 60, 150 टन, 15 टन की उठाने की क्षमता वाले थे, और ऐसे जेपेलिनों के लिए निश्चित संसाधनों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, और ऐसे विशेष संसाधन उपलब्ध नहीं थे। हमने स्वेच्छा से एक ऐसे जेपेलिन का अवान प्रोजेक्ट स्तर तक विकास करने में सफल रहे, सभी विशेषताओं की अच्छी तरह से गणना करते हुए, अच्छे विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए जो पारंपरिक जेपेलिनों पर काम कर चुके हैं, और भी अन्य। वैसे एक सवाल है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे सवाल का जवाब दें। रॉकेट्स को लंबे समय से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा रहा है। विमान तो बिल्कुल असाधारण पैमानों पर उड़ते हैं। लगभग 200 साल पहले जेपेलिन वास्तव में क्यों बंद हो गए और अभी उन्हें फिर से क्यों शुरू किया जा रहा है? तो ये 200 साल पहले नहीं हुआ। कहने का मतलब है जेपेलिन अभी भी वास्तव में उड़ते हैं, जिसमें हाइब्रिड जेपेलिन भी शामिल हैं जो बनाए गए हैं, और सच में कह सकते हैं कि जेपेलिन जैसे कि अभी भी उड़ते हैं, लेकिन विमान और हेलीकॉप्टरों की तरह इतनी मात्रा में नहीं होते हैं जैसे कि अन्य विमान और हेलीकॉप्टरों की तरह। हाँ, लेकिन यह एक निश्चित समय पर हुआ जब इन दोनों प्रकार के परिवहन की प्रतिस्पर्धा ने यह परिणाम दिया कि विमानन उद्योग, जो उस समय तेजी से विकसित हो रहा था, और साथ ही बाद में आए हेलीकॉप्टरों ने, जो नई तकनीकों के साथ उभर रहे थे, उन्हें प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। इस प्रतिस्पर्धा का प्रभाव अन्य परिवहन साधनों पर भी पड़ा, जिससे उनके विकास में भी बदलाव आया।
और वास्तव में यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी कहने का मतलब है उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। यानी विमान के विशेषज्ञ हमेशा जेपेलिन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, और यही स्थिति हेलीकॉप्टर के विशेषज्ञों के साथ भी है। अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर बनाने में अपना जीवन समर्पित करता है, इस क्षेत्र में काम करता है, तो शायद वह जल्दी से, जैसे मैं, फिर से प्रशिक्षित होकर इस तरह के काम में नहीं लगना चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हर कोई ऐसा करना चाहेगा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो मानते हैं कि हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, तो फिर ये क्यों नहीं है, चलो हम इस पर काम करते हैं। लेकिन उद्योग मौजूद नहीं है, इस क्षेत्र में काम करने की कोई संभावना नहीं है। और यह स्थिति दुनिया भर में, केवल हमारे देश में नहीं बल्कि हर जगह है। ये इस बात से संबंधित है कि वे जेपेलिन जो भारी सामान ले जाते थे, 90 टन तक के भार को उठाते थे सबसे बड़े जेपेलिनों द्वारा। अब तो ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं हैं जो इतने भारी सामान को उठा सकें। और यहाँ तक कि निकट भविष्य में हम शायद वास्तव में ऐसे हेलीकॉप्टर भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जेपेलिन तो 80 साल पहले थे। हाँ, 80 साल पहले, 1933 या 1928 में। क्या वे पहले से ऐसे थे? हाँ, वे पहले से ही ऐसे भारी सामान को उठा चुके थे। हाँ, उनके पास कुछ मुद्दे थे जैसे रखरखाव और डॉकिंग, लेकिन वे किसी तरह से हल हो जाते थे। लेकिन कुल मिलाकर अब चूंकि ऐसे जेपेलिन नहीं हैं जो विभिन्न परिवहन कार्यों, निगरानी कार्यों और कई अन्य कार्यों को हल कर सकें, हमारे पास इस पैमाने के जेपेलिन नहीं है। पहले के समय में जेपेलिन का उपयोग लंबी दूरी की यात्रा और भारी सामान के परिवहन के लिए किया जाता था। हालांकि आज के समय में तकनीकी प्रगति और सुरक्षा चिंताओं के कारण इनका उपयोग नहीं होता है। अगर आज जेपेलिन उपलब्ध होते तो वे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। अभी हमने एक जेपेलिन बनाया जो लगभग 1 टन सामान और साथ में 3-4 लोगों को ले जा सकता था। ये जेपेलिन AU-30 है और मैं भी इसमें शामिल था। अवगुर में काम किया इसके प्रारंभिक रूपों को बनाने में। ये एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आप क्यों मानते हैं कि अब जेपेलिन अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं? और यह केवल रूस में नहीं है, हम केवल एरोनोवा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नए पीढ़ी के जेपेलिनों के चैनल पर बैठे हैं। हम वास्तव में यूरोप, चीन, अमेरिका की ओर भी देख रहे हैं और वहाँ भी जेपेलिनों को बहुत सक्रियता से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसमें क्या योगदान दिया? तकनीकी प्रगति, कि आज सब कुछ कंप्यूटर पर ट्रैक किया जा सकता है और यहाँ तक कि मिलीमीटर या नैनो स्तर के क्षणों को भी ध्यान में रखा जा सकता है, ताकि यह कंप्यूटर द्वारा किया जाए, न कि 1 या 2 पायलटों, तकनीशियनों पर जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं अगर वे गलती करते हैं। या फिर शायद सच में आसमान में हेलीकॉप्टरों और विमानों के लिए कोई जगह नहीं बची है और कुछ वास्तव में बड़े मालवाहक या दिलचस्प पर्यटन उड़ानें केवल जेपेलिनों के लॉन्च के जरिए ही संभव हैं। या फिर आपके पास कोई और विकल्प है? समझिए, दरअसल ये एक जटिल मामला है। वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी कारण से। वास्तव में ये कहना मुश्किल है कि और इसलिए किसी न किसी कारण से। हाँ, लेकिन सबसे पहले निश्चित रूप से जेपेलिन इस समय इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि कहने के लिए पूरी विमानन क्षेत्र वास्तव में तेजी से विकसित हो रहा है। और ये पहले भी हुआ था जब विभिन्न अवसर आए थे और कई लोग इस पर काम कर रहे थे, जैसे कि कई अन्य लोग भी विभिन्न क्षेत्रों में इस पर काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि जैसे कि इतिहास में कोई संभावितता नहीं होती और परिस्थितियाँ ठीक से नहीं बनी। कुछ लोग थे जो जेपेलिन पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। कुछ छोटे वित्त पोषण कार्यक्रम थे, लेकिन गंभीरता से ऐसा नहीं था। अगर विमान वहाँ वित्त पोषित होते हैं, या तो सरकार द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा, तो उन्हें पता होता है कि हाँ, हमने वित्त पोषण किया। 20 साल बाद संचालन शुरू होता है। वहाँ लगभग 100-200 हज़ार ऐसे हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यवसाय वास्तव में सफलतापूर्वक मौजूद है। जेपेलिन के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है, इसमें मुझे लगता है संदेह करना शायद मुश्किल है। अगर ये वास्तविक जेपेलिन होंगे, जैसे कि विशाल और प्रभावशाली पारंपरिक मॉडल या अत्याधुनिक हाइब्रिड मॉडल जो कुछ अधिक सुविधा और आराम प्रदान करेंगे,
और जो वर्तमान में मौजूद कमियां हैं, जैसे कि माल के परिवहन की धीमी गति और अन्य समस्याएं, उन्हें हल कर सकेंगे। इसलिए ये कारक एकत्रित होते हैं और साथ ही कुछ कार्यों की आवश्यकताएं भी बनती हैं जिन्हें वे हल कर सकते हैं, जबकि अन्य साधनों से उन्हें हल करना या तो कठिन है या बिल्कुल असंभव। कुछ अन्य कार्यों की आवश्यकताएं भी बनती हैं जिन्हें वे हल कर सकते हैं, जबकि अन्य साधनों से उन्हें हल करना या तो कठिन है या बिल्कुल असंभव। तो उदाहरण के लिए विशेष रूप से बहुत बड़े माल को उठाना और उन्हें कुछ अत्यधिक विशाल दूरी पर ले जाना, या बस किसी महत्वपूर्ण डिलीवरी के लिए बड़े माल को उठाना, बड़े अविभाज्य माल की समस्याएं हैं। या उदाहरण के लिए निगरानी के लिए हवा में लंबे समय तक रहने का कार्य, तो ये वायुमंडलीय उपग्रह हैं जिसे इस तरह से कहा जाता है। बस यहाँ तक कि एक सामान्य जेपेलिन, उसकी धीमी गति के कारण वह बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है, यानी वह हवा में रहने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं खर्च करता जैसे। और यह जेपेलिन का एक लाभ है कहने के लिए, और इसलिए निगरानी के क्षेत्र में उनकी रुचि है, यानी वे गश्त कर सकते थे, वे वहाँ राजवेदना और अनुसंधान कर सकते थे। उदाहरण के लिए जेपेलिन U-30, इसे बुनियादी ढांचे की वस्तुओं की निगरानी के लिए बनाया गया था। उसने इन वस्तुओं की निगरानी बहुत ही ध्यानपूर्वक की और अत्यधिक प्रभावी ढंग से। उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र की। तो अब इस क्षेत्र में ऊंचाई पर जेपेलिन के उपयोग में अधिक रुचि है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई पर कहने के लिए यह स्थान खाली है और वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग करने और लंबे समय तक रहने की संभावना है। और वास्तव में सामान्यतः वे प्रश्न जिन्हें उपग्रह हल नहीं कर सकते, अक्सर ऐसे जेपेलिन हल कर सकते हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि पर्यटन के उद्देश्यों के लिए जो शायद सबसे सरल और बिना किसी परेशानी के तरीके हैं, जेपेलिन के लिए पारंपरिक उपकरण अधिक उपयुक्त हैं, जबकि हाइब्रिड जेपेलिन उन सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप बता रहे हैं? तो आप जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जितनी जल्दी हो सके व्यवसाय शुरू करना, जैसा कि मैं समझता हूँ जेपेलिन में पर्यटन है, सबसे जल्दी, सबसे आसान। एक ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में है। ये क्यों मौजूद है? क्योंकि जेपेलिन है और न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक संभावनाएं भी हैं। वहाँ यात्रियों को बैठाने की संभावना है। उदाहरण के लिए जेपेलिन NT में और टिकट बेचने की। तो आप क्या मानते हैं, जेपेलिन को कहाँ भेजा जाना चाहिए? क्या आपके पसंदीदा स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण पारंपरिक हैं या फिर आपके उन्नत किए गए जेपेलिन? आपके अनुसार आप कौन सी क्षेत्रों को देखते हैं? मैं क्षेत्रों को देखता हूँ। सबसे संभावित क्षेत्र कौन है? मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए पर्यटन मुख्य है। मैं मानता हूँ कि जेपेलिन तब सक्षम होंगे जब वे हेलीकॉप्टरों के समान उड़ान भर सकेंगे। कहने के लिए शायद थोड़ा और धीमे, लेकिन निश्चित रूप से सही मायने में उड़ान भरते हुए आवश्यक स्थानों तक सही तरीके से पहुंच सकेंगे। तो मूल रूप से पिछले जेपेलिन ऐसा करते थे। वे जैसे कि उदाहरण के लिए बर्लिन से उड़ान भरते थे और लॉस एंजलिस, रियो दे जनेरो में पहुंचते थे, तो तब वे माल परिवहन और लोगों के परिवहन दोनों के कार्यों को भी हल कर सकते थे। लेकिन लोगों का परिवहन भी वास्तव में दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से गति में तेज ट्रेन के बराबर होगा, लेकिन यह एक निश्चित आनंद भी प्रदान करता है, क्योंकि यह अत्यधिक रोमांचक उड़ता है, उड़ान का अनुभव। और वास्तव में यह शायद वास्तव में एक क्रूज लाइनर है, यानी यह एक ऐसा लाइनर है जो उड़ता है, लोगों को आनंद लेने की अनुमति देता है, कहने के लिए, दृश्यों का, कहीं उतरने के लिए,
ताकि वे स्थानीय सुंदरताओं या दर्शनीय स्थलों के बारे में जान सकें। यह एक हाइब्रिड जेपेलिन हो सकता है, जो कि एक अद्वितीय और नवीनतम तकनीक का उदाहरण है। वैसे इस बात के लिए कि यह तेजी से उड़ता है, यह बहुत हद तक कहने के लिए यात्री विकल्प में खुद को कमा सकेगा और यह यात्रियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। क्योंकि जैसे तेज ट्रेनों में लोग वास्तव में टिकट खरीदेंगे, उनके पास वास्तव में विकल्प होगा, या तो मान लीजिए 3-4 दिन के लिए एक केबिन में और कहीं दूर पूर्व में, या फिर एक दिन में इस तेज यात्रा में। खैर, अच्छे हालात में शायद यहाँ तक कि एक केबिन में भी। क्लासिक जेपेलिन की तरह ही अत्यधिक अद्वितीय रूप से वास्तव में सचमुच आरामदायक क्यों नहीं? क्यों न इसे खुद को अनुमति दें? या एक निजी जेट जेपेलिन? हाँ, निजी जेपेलिन भी कई लोगों के लिए अत्यधिक दिलचस्प हैं। खैर, मैं सोचता हूँ कि जब वे आएंगे तब याचाएं बनेंगी, यानी उनके प्रतिस्थापन आएंगे। वे लोग आएंगे जो कहने के लिए कुछ स्पार्टन परिस्थितियों के लिए तैरते हैं, जैसे कि फ्योदोर कोन्युकोव और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी शामिल हैं जो इस तरह के साहसिक कार्य में रुचि रखते हैं। आप बस हर अपने जवाब के साथ, जैसे कि किसी स्क्रिप्ट के अनुसार, मेरे साथ सहमति बना रहे हैं और जानते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। फ्योदोर कोन्युकोव, प्रसिद्ध यात्री, आपके पास आए और जेपेलिन के लिए एक प्रोजेक्ट की मांग की, क्योंकि वह जेपेलिन पर विश्व यात्रा करने का सपना देख रहे थे। ये कैसे हुआ? ये कहानी कैसे समाप्त हुई? ये किससे शुरू हुआ? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम एक बार फ्योदोर कोन्युकोव के यहाँ अपने दोस्तों के साथ थे जो हमारी कंपनी से थे, जिसमें हम जेपेलिन बना रहे थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वह वास्तव में एक पेशेवर वायुयात्री हैं और वह अब इस पर गंभीरता से और पूरी लगन से काम कर रहे हैं। वैसे हम ऑवगुर में भी जेपेलिन पर रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। और फ्योदोर कोन्युकोव ने, खैर कहने के लिए, हाँ, कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने एरोस्टेट पर विश्व यात्रा की, इसके बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने हमें बेहद दिलचस्प तरीके से बताया कि यह कैसे हुआ। यह निश्चित रूप से एक असली साहसिक कार्य था, जैसे। लेकिन वह निडर है, यह स्पष्ट है। खैर, इसमें कोई शक नहीं। मुख्य बात यह है कि उसे इस क्षेत्र में रुचि थी, क्योंकि वह इससे जुड़ा हुआ था। और वास्तव में वह मुझे नहीं खोज रहा था, बल्कि मैंने उसे नियंत्रित उड़ान करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उदाहरण के लिए पहले से ही कुछ लोगों ने फ्योदोर कोन्युकोव से पहले गुब्बारे पर विश्व यात्रा की थी। सच कहूँ तो यह काफ़ी हद तक सही है। गुब्बारे पर विश्व यात्रा, जो एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव है, विमान पर भी पहले से ही एक बिना रुके उड़ान का उदाहरण था। जेपेलिन LZ-127 पर वास्तव में विश्व यात्रा की गई थी, लेकिन यह एक ऐसा उड़ान था जिसमें कई अधिक ठहराव थे, जहां यह लंगर डालता था, ईंधन भरता था और इसी तरह। और वास्तव में यह एक लंबी यात्रा थी। एक जेपेलिन बनाना वास्तव में पूरी तरह से संभव है, और यह बिल्कुल भी बहुत बड़ा जेपेलिन नहीं हो सकता जिस पर एक व्यक्ति विश्व यात्रा कर सके। ये एक नियंत्रित उड़ान होगी, ये एक झात लैंडिंग पॉइंट होगा। कोई ऐसा मार्ग चुना जा सकता है जो सबसे सुविधाजनक और सुरक्षित हो, क्योंकि उड़ान में, उदाहरण के लिए, इन गुब्बारों के लिए गरजते बादल किसी भी यंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा करते हैं। आप इन गरजते मोर्चों से दूर जा सकते हैं, उन्हें अब खोदने की कोशिश कर सकते हैं और एक मार्ग चुन सकते हैं। फिर से उन देशों के मार्ग को चुनना, कहने के लिए सबसे सुविधाजनक अनुसंधान मार्ग, ताकि मार्ग के आंदोलन को समन्वयित करना आसान हो।
खैर, वास्तव में विचार जन्मा। मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रारंभिक रूप दिया ताकि इसे सहमति दी जा सके। मैंने इसे प्रस्तुत किया, इसे विचार किया गया वास्तव में, और सही समन्वयित प्रस्तावित विचार, प्रारंभिक रूप, सहमति प्रस्तुत विचार किया गया। लेकिन निश्चित रूप से फ्योदोर कोन्युकोव चाहता था कि यह कुछ आधुनिक हो। वह वास्तव में उत्साहित है और अब उसके पास एक प्रोजेक्ट है जो सूर्य की ऊर्जा पर आधारित विश्व यात्रा का है, एक ऐसे विमान पर जो बिना रुके पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, लेकिन सूर्य की ऊर्जा पर। उन्होंने कहा कि उन्हें यही चीज़ वास्तव में बहुत दिलचस्प लगती है, और यहाँ पर चूंकि मैं कुछ अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करके जेपेलिन पर काम कर रहा था। इन परियोजनाओं पर मैंने भी काम किया, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेरिक के लिए। तो यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, निश्चित रूप से यह महंगा है, लेकिन यह पर्यावरण के अनुकूल है। यह भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है, और वैसे दुनिया में भी ऐसी परियोजनाएं मौजूद हैं। हाल ही में वास्तव में सचमुच यूरोप में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें लोग जेपेलिन पर बिना रुके पृथ्वी के चारों ओर तैरते हैं। उनके पास सौर ऊर्जा है, सब कुछ अच्छा है, शानदार दृश्य खुलते हैं, और वे। तो क्या हम कोन्युकोव के साथ सहमत हुए? हमने कोन्युकोव के साथ इस बात पर सहमति बनाई कि कहने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो वह चाहता था। ऐसे नहीं है, लेकिन कहने के लिए वे प्रोजेक्ट्स जिन्हें फ्योदोर कोन्युकोव पहले से ही आगे बढ़ा रहा है, उनके पास अपनी वेबसाइट पर हैं, और इसी तरह जिनके लिए निवेशकों की तलाश की जा रही है, ये थोड़ा अलग है। हम इस चरण तक नहीं पहुँचे। यह लगभग 17-18 का समय था, और फिर महामारी भी आई। तो कई कारणों से हम वास्तव में कह सकते हैं कि अभी तक नहीं मिले। फ्योदोर, जल्दी करें। दिमित्री सेर्गेइविच के पास आपको संभालने का समय नहीं होगा। जानने में बहुत दिलचस्पी है कि जब आप जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो आप अपने हाथों से करते हैं, यानी आप अपनी विचारधारा को किसी कागज पर या डिजिटल रूप में स्थानांतरित करते हैं, तो आप कौन सी भावनाएं महसूस करते हैं? आप इसे किसी कागज पर डिजिटल रूप में स्थानांतरित करते हैं। जब आप इस यंत्र को देखते हैं, जब यह उड़ान भरता है, आप कौन सी भावनाएं महसूस करते हैं? खैर, हम सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं। आप मुझे बहुत पसंद हैं। आपकी इतनी विनम्रता है जैसे कि यह हर दूसरे व्यक्ति में होती है। समझिए, खैर, जैसे कहा जाता है, मैंने कभी इस चीज़ में अत्यधिक रुचि ली तब भी नहीं था। यानी वहाँ एक विशाल और भव्य जेपेलिन था जो कंपनी में विशेष रूप से उड़ रहा था। मैंने मूल रूप से उस अद्भुत जेपेलिन को अत्यधिक ध्यान से देखा, और फिर मैंने उन पर गहराई से काम करना शुरू किया। और जब वे पहले उड़ान के लिए उठे, तो यह निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय अनुभव था। और यह कुछ और है, ये वास्तव में विमानों की तरह नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक निश्चित आत्मविश्वास का अनुभव होता है कि यंत्र नहीं गिरेगा, यह मौजूद है। सुनिए, लेकिन जब रॉकेट बैकोनूर पर उड़ान भरता है तो वहाँ सब कूदते हैं, खुश होते हैं, गले मिलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप खुशी का अनुभव नहीं करते। जैसे मुझे नहीं पता, बच्चे के जन्म से जब वह जेपेलिन उड़ता है जिसे आपने सोचा है, जिसे आपने डिजाइन किया है। हाँ, बिल्कुल। सभी जो इसमें शामिल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसे सोचा, बल्कि यह कि हम सभी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ एक मुख्य डिज़ाइनर है और ऐसे ग्राहक हैं जो इस पर उड़ना चाहते हैं। यह निश्चित रूप से प्रेरणादायक है कि हम इस पर काम कर रहे थे, और ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। यह अद्भुत पन्ने थे। हम सोचते थे कि हम जीवन भर इसी में लगे रहेंगे, लेकिन हमेशा हमें अन्य मुद्दों से निपटना पड़ा। हमने कई बाधाओं का सामना किया और उन्हें पार किया। ये हमेशा संभव नहीं होता कहने के लिए। मुझे लगता है कि जेपेलिन का अनुभव करना बहुत आसान है, क्योंकि वे हवा में स्थिर रहते हैं और गिरते नहीं हैं।
जेपेलिन की संरचना और डिज़ाइन, उन्हें कुछ खतरे हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत अधिक सुविधाजनक और सरल है। इसलिए जेपेलिन का डिज़ाइन करना एक ऐसा प्रक्रिया नहीं है, इसलिए डिज़ाइनिंग पर जाना आसान है। यह विशेषज्ञों और कंपनियों से कम लागत की मांग करता है। जब वह उड़ता है उसे अच्छे गुण मिलें ताकि वह पर्यटन, माल परिवहन और निगरानी में उपयोगी हो सके। उड़ान की विशेषताएं ताकि यह एक अच्छी कार्यशील घोड़ी बन सके, जैसे कि पर्यटन, माल परिवहन, निगरानी, और इसके लिए यह सब उपयोगी हो सकता है और अधिक भी। जब हम इस उपयोग के चरण तक पहुंचेंगे, जब हम उनसे स्पष्ट लाभ देखेंगे, तब निश्चित रूप से हम सभी को बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। मुझे लगता है आपकी विनम्रता आपको ऐसा करने नहीं देगी और आप अब बौमानका के साथ मिलकर एक स्ट्रेटोस्फेरिक झुंड बना रहे हैं। ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। ये एक प्रोजेक्ट है जो वास्तव में अभी एरोनोव में आया है। इसे फ्योदोर ने समर्थन दिया क्योंकि मैंने उसे बताया कि मैं किस चीज़ पर काम कर रहा था। Федор поддержал, вот, скажем так. Да, ну, поскольку я ему рассказывал о том, чем я занимался. Вот. इससे पहले हमने एक एरोस्टेट का लॉन्च किया था। यह 23वें वर्ष में था। कह सकते हैं कि उन स्वतंत्र रूप से तैरने वाले एरोस्टेट में एक निश्चित समस्या है जो इस बात से संबंधित है कि वे आसमान में हमेशा नहीं रह सकते। वे ज़्यादातर एक दिन के भीतर नीचे आ जाते हैं। जो भी चीज़ें लगातार लॉन्च की जाती हैं, जैसे कि मौसम के झुंड, वे उठते हैं और 1 घंटे के भीतर नीचे आ जाते हैं। फिर भी ऐसे झुंड वायुमंडल के अध्ययन के लिए, उपकरणों के अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और ऐसे लोग हैं जो केवल इसी में लगे रहते हैं। कह सकते हैं कि वे कई सवालों का समाधान करते हैं, हालांकि यह बस एक सामान्य लेटेक्स या फिल्म की ओबोलिका होती है जिसे गैस से भरा जाता है और यह कुछ भार उठाती है। लेकिन फिर भी वे अब कई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अनुसंधान चल रहा है, वे विशाल ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, वे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ऊंचाई पर रहने का सीमित समय होता है। ये केवल उन गैसों जैसे हीलियम या हाइड्रोजन की प्रवाहिता से नहीं, बल्कि इस बात से भी संबंधित है कि उनकी ओबोलिका दिन में गर्म हो जाती है और इस दौरान वे अतिरिक्त गैस छोड़ते हैं। रात में ठंडा होने पर वे तैरने की क्षमता खो देते हैं। बैलास्ट गिराकर इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। बैलास्ट, इस बैलास्ट की मात्रा सीमित होती है और ऐसे एरोस्टेट का तैरना कुछ दिनों तक चलेगा। यह उसके आकार पर निर्भर करता है। ताकि गैस एरोस्टेट से बाहर न निकले, इसके लिए कई समाधान हो सकते। एक मजबूत आवरण का उपयोग किया जा सकता है जो गर्म होने पर गैस को फैलने, उदाहरण के लिए एक मजबूत ओबोलिका का उपयोग किया जा सकता है जो गर्म होने पर गैस को फैलने नहीं देगी, लेकिन यह करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे उदाहरण के लिए प्रसिद्ध चीनी झुंड जिसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया था और गलती से संयुक्त राज्य की सीमा में चला गया। इसमें एक अत्यधिक मजबूत और ठोस संरचना वाली, ये इसकी संरचना से स्पष्ट रूप से पता चलता है और इसे विशेष रूप से ऐसे उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया था और तभी इस पर अत्यधिक रुचि पैदा हुआ। मुझसे उन लोगों ने संपर्क किया जो ऐसे झुंड लॉन्च करते हैं जो उठते हैं और जल्दी गिरते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें झुंड के लंबे समय तक तैरने का सुझाव दिया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे कि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी पहलुओं पर विचार किया गया, तो और यहाँ रुचि पैदा हुई और बौमान संस्थान में एक ऐसा स्टार्टअप जन्मा।
तो क्या हमें एक अद्भुत और रोमांचक विश्व यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए? विश्व यात्रा, और यहाँ आर्काडी डेडकोव्स्की, मतलब पिता बौमान, तब और अब वास्तव में वहाँ काम कर रहा है। मैंने एक निश्चित प्रोजेक्ट रूप तैयार किया कि इसे एक मजबूत और प्रभावी आधार के माध्यम से कैसे लागू किया जा सकता है। तब उसने इसे लागू किया। मैं वहाँ मदद कर रहा था, मेरे कुछ सहयोगियों के साथ भी जो मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट से हैं और अन्य विभिन्न सहयोगियों के साथ, और उसने सफलतापूर्वक ऊंचाई बनाए रखी। वह कई दिनों तक उड़ता रहा। वह ताइगा तक पहुंचा। वहां वे गए और उसे निकाल लिया। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सभी हवाएं मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। वे ध्रुवों के चारों ओर घूमती हैं। ऐसा एक चक्र सभी ग्रहों पर मौजूद है और पृथ्वी पर भी। जैसे ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन वह सच में कभी कभी अपनी दिशा बदलता है। यानी कभी कभी वे आमतौर पर पूर्व की ओर बहते हैं। ये हवाएं हमारे गोलार्ध में कम से कम अधिकांश ऊंचाइयों पर होती हैं, और वास्तव में अगर हम यहाँ कोई एरोस्टेट छोड़ते हैं तो वह बिना किसी इंजन के बस एक कुरियर ट्रेन की गति से चलता है वास्तव में, और यह आगे बढ़ता है। इसका उपयोग अब ज़्यादातर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि यहाँ निगरानी के लिए कई कार्य हो सकते हैं, जैसे ऐसे गुब्बारे का उपयोग जिसमें लंबे समय तक तैरने वाले मेटेओजॉन्डिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि हम इन गुब्बारों को लॉन्च करके हवाओं के डेटा प्राप्त करते हैं। यह अभी केवल रूस में किया जा रहा है। हर दिन लगभग 1000 मौसम के झुंड लॉन्च किए जाते हैं ताकि बस ऊंचाई के अनुसार हवा का माप लिया जा सके, साथ ही तापमान भी मापा जा सके। वे इन झुंडों के माध्यम से और भी कुछ चीज़ें अधिक जानकारी मापने की क्षमता रखते हैं। अब दुनिया में लंबे समय तक तैरने वाले झुंड हैं जो विकसित किए गए हैं, जो लंबे समय तक तैरते हैं और इस दौरान भी मौसम के झुंडिंग का काम करते हैं। वे इस दौरान ऊंचाई पर मैन्यूवर भी करते हैं। एरोनोवा भी झुंडों को नज़रअंदाज नहीं करता है। वास्तव में सभी प्रकार के एरोस्टेट, स्ट्रेटोस्फेरिक, सब कुछ दिलचस्प है। हम सब कुछ आजमाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शून्य से लेकर संचालन की शुरुआत तक देखा है कि एरोस्टेट कैसे बनते हैं, और बहुत से लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि हमें जेपेलिन के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो औसतन मुझे आदेश दें, इस जेपेलिन को क्या करना चाहिए, कौन सी कार्यक्षमताएं निभानी चाहिए से लेकर जेपेलिन उड़ गया तक, इसमें लगभग कितना समय लगता है? तो निश्चित रूप से यह संगठनात्मक सवालों पर वास्तव में बहुत निर्भर करता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है यह असंभव नहीं है। यानी परियोजना के सफल होने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए और काफ़ी प्रयास भी। तो शायद आप अपने अनुभव से सबसे अच्छे और सबसे लंबे समय के बारे में याद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं याद करूँगा, लेकिन मैं तुरंत कह दूँगा कि अब हम इसे तेज़ी से करने की योजना बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम अब एक ऐसा काफ़ी छोटा जेपेलिन बनाना चाहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से कार्यात्मक होगा और ऐसा जिस पर हम कई चीज़ें समझ सकें, कुछ चीज़ों का बेहतर अध्ययन कर सकें और आगे उपयोग कर सकें। हाँ बिल्कुल, हम इसे पहले से तेज़ी से बनाने की योजना बना रहे हैं। पहले हम अवगुर में जेपेलिन का डिज़ाइन करते थे, जैसे उदाहरण के लिए 10 सीटों वाले जेपेलिन। 10 सीटों वाला जेपेलिन वास्तव में तो 10 लोगों को अक्सर नहीं ले जाता था। इसका आम तौर पर उपयोग निगरानी के लिए किया जाता था। और जब हम वास्तव में शुरुआत में इस जेपेलिन की बस एक तस्वीर थी, यानी हमारे पास एक ऐसा बहुत विकसित स्केच प्रोजेक्ट भी नहीं था।
लेकिन लोगों ने वहाँ देखा कि वहाँ एक 2 सीट वाला, उदाहरण के लिए, उपकरण है। उस समय तक वह पहले से ही बनाया जा चुका था, तो वे रुचि रखने लगे और उन्होंने लगभग तुरंत इस जेपेलिन को खरीदने की इच्छा जताई। यानी यह सामान्य तरीके से नहीं था। आमतौर पर यह चरणों में होता है और स्केच प्रोजेक्ट का विकास होता है, फिर प्रायोगिक नमूने और फिर श्रृंखलाबद्ध संचालन। ये प्रायोगिक नमूने आमतौर पर केवल प्रयोगात्मक होते हैं। यहाँ सब कुछ एक ही बोतल में है। वे और प्रायोगिक नमूने हैं, वे बिक्री के लिए हैं, वे उड़ चुके हैं, उन्होंने पैसे भी कमाए और ग्राहक उनसे संतुष्ट था। लेकिन यह अवधि जिसके लिए हमने किया, हमें तब ऐसा लगा कि यह कितना लंबा था। अब इस समय के बाद निश्चित रूप से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम समझते हैं कि यह बहुत छोटा समय था। वास्तव में सच कहें तो इसमें 3 साल से भी कम समय लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि यानी जब एक तस्वीर थी, फिर काम शुरू हुआ और इस जेपेलिन के लिए एक आदेश आया। कंपनी ने इसके डिज़ाइन, विकास, निर्माण, आवरण बनाने, सब कुछ में काम किया और पहला उड़ान ये हुआ। तो ये लगभग 2 साल और 6 महीने का समय था और फिर और भी। तो निश्चित रूप से एक अवधि होनी चाहिए जब जेपेलिन को पूरा किया जाता है। वह वास्तव में उड़ता है। उसे निश्चित रूप से और सही तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। शायद इस विशेष मामले में और भी, जैसे कि तो निश्चित रूप से आगे की संशोधनों को विकसित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अब समय इन सभी गति को तेज करने की मांग कर रहा है और हम जानते हुए इस अनुभव के साथ हम जेपेलिन को तेजी से बनाने की योजना बना रहे हैं। तो मैं आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी, इस चैनल के सभी दर्शक निश्चित रूप से एरोनोवा और इसके कर्मचारियों को सफलता की शुभकामनाएं देते हैं और यह कि संसाधन हो, लोग हों, ताकि हमारी सभी इच्छाएं अंततः साकार हो सकें। जितना जल्दी उतना अच्छा। हम समय नहीं बताएंगे। इस इंटरव्यू के लिए धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आज हमारे साथ थे एरोनोवा के मुख्य वैज्ञानिक कर्मचारी दिमित्री सेर्गेविच खमेल, और साथ ही आपने आज समझ ही लिया कि वह कौन है। ये निश्चित रूप से वास्तव में असली जेपेलिन का निर्माता है। इस संवाद के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए।